Welcome students. I am going to continue with medieval history slave dynasty part 2. If you are not watched my previous video, so please watch my previous video यानी part 1. क्योंकि आप part 1 देखेंगे तभी आप दूसरी मतलब इस वीडियो को समझ पाएंगे, तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वॉच माय प्रीवियस वीडियो। हमने बात की थी इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक और रजिया सुल्तान, इन सब के बारे में। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आते हैं इल्तुतमिश और रजिया सुल्तान, सो ऑन। इल्तुतमिश ने एक और काम किया था, कैपिटल थी जो अपनी वो लाहौर टू दिल्ली शिफ्ट की थी, तो हम ये बात जान चुके हैं। इसके आगे हम स्लेव डायनेस्टी यानी मुमलुक डायनेस्टी का पार्ट 2 के साथ आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं कि स्लेव डायनेस्टी पार्ट 2 में क्या होता है। हम बात करेंगे आज बहरम शाह की, तो बहरम शाह की बात करेंगे, फिर अलाउद्दीन मसूद शाह की बात करेंगे, नसीरुद्दीन मोहम्मद की बात करेंगे और उसके बाद हम बलबन की बात करेंगे। तो आप ये पिक्स देख रहे हैं, तीनों राजाओं की हैं, तो बहरम शाह, अलाउद्दीन मसूद शाह एंड नसीरुद्दीन मोहम्मद। तो इसके साथ हम आगे देखते हैं सबसे पहले बहरम शाह को। तो बहरम शाह के बारे में हम जानते हैं, इन्होंने जो राज किया था वो कब से कब तक किया था? इन्होंने किया था 1242 तक, यानी 1240 से लेकर 1242 एडी तक इन्होंने राज किया था। सुल्तान मेड बाय नोबल्स, क्योंकि बहरम शाह नोबल्स के द्वारा सुल्तान बनाए जाते हैं। रजिया सुल्तान के जाने के बाद यही इनको संभालते हैं, तो नोबल्स ने इनको सुल्तान बनाया था। He was killed in 1242 AD. After that, Alauddin Masud Shah ruled up 1242 to 1246. तो इनकी डेथ के बाद अलाउद्दीन मसूद शाह राज करते हैं। नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह फिर आते हैं 1246 से 1266 AD तक नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह राज करते हैं। तो रजिया सुल्तान ही इल्तुतमिश की काबिलियत मतलब बच्चों में आती है, जो संभालती हैं थोड़ा। हाँ, तो उसके बाद तो मतलब उनको कोई और लगे ही नहीं, मतलब उनके जितने भी भाई थे कोई भी ज़्यादा अच्छा नहीं कर पाया, तो इल्तुतमिश के बाद ज़्यादा कुछ खास चला नहीं। कुछ इंटरेस्टिंग है तो रजिया सुल्तान के बारे में ही है। तो हम पढ़ते हैं बैरम खां। बैरम खां है ये इल्तुतमिश का बेटा है, तो इल्तुतमिश का बेटा बैरम खां और मसूद शाह कौन, अलाउद्दीन मसूद शाह। हाँ, अलाउद्दीन मसूद शाह कौन है? ये रुकनुद्दीन का बेटा। रुकनुद्दीन कौन थे? रुकनुद्दीन थे इल्तुतमिश के बेटे, तो इल्तुतमिश का बेटा रुकनुद्दीन और रुकनुद्दीन का बेटा है अलाउद्दीन मसूद शाह। नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह यंगेस्ट सन ऑफ इल्तुतमिश, यानी सबसे छोटा बेटा है ये इल्तुतमिश का। रूल्ड 20 ईयर्स, 20 सालों तक इन्होंने राज किया। इनके टाइम पे फिर इतना मतलब राज्य है वो कोई संभाल नहीं पाता, तो उस टाइम पे एक जो संभालते हैं इनका प्राइम मिनिस्टर बलबन इसको संभालता है। उनको काफ़ी ज़्यादा मतलब राजनीति के पैतरे आते हैं, मतलब काफ़ी पॉलिटिक्स आती है, तो बलबन की हिस्ट्री भी हम जानेंगे, बलबन कौन था, कैसे आया। तो बलबन संभालता है, तो बलबन ही सारा रूल करता है, मतलब ये तो नाम मात्र ही रूलर है, तो बलबन करता है। तो इसकी डेथ हो जाती है 1266 AD में, और इसका कोई बेटा भी नहीं था। किसका? नसीरुद्दीन मोहम्मद का। तो अब कौन संभालेगा इसको? अब बलबन ही संभालेंगे। तो बलबन के बारे में जान लेते हैं। गियासुद्दीन बलबन जो 1266 से लेकर 1286 AD तक राज करते हैं, तो आप ये बलबन के बारे में देख सकते हैं। जब गुलामी प्रथा चल रही थी तो एक दिन क्या होता है आपको बताते हैं कि गुलामी प्रथा में क्या होता था। एक मार्केट लगती थी, स्लेव मार्केट, जिसमें बहुत सारे स्लेव को इकट्ठा रखा जाता था और वहां से उनको खरीदा जाता था। तो वहां पर बहुत सारे स्लेव खड़े थे और उनमें एक व्यक्ति खड़ा था जिसके फेस पर क्या थे? चिकन पॉक्स के निशान थे, और ये कद में भी काफ़ी छोटा था। तो ये खड़ा था, सभी ने स्लेव्स को रंग रूप के आधार पर मतलब ले लिया था। तो उस समय बोलियां लगती थी स्लेव्स की। तो जमालुद्दीन बसरी जब वहां पर स्लेव को खरीद रहे थे, तो वहीं पर बलबन भी खड़े थे। तो बलबन ही वो व्यक्ति हैं जिनका फेस और मतलब स्ट्रक्चर कुछ ज़्यादा अच्छा अट्रैक्टिव नहीं था। तो वो बोलते हैं कि आप गुलामों को क्यों खरीदते हो? तो जमालुद्दीन बसरी कहते हैं कि मैं सुल्तान के लिए खरीदता हूँ। तो बलबन कहता है कि मुझे खरीद लीजिए फिर। तो ऐसा बोलने वाला वो
ही था, तो उस समय जमालुद्दीन बसरी उसको खरीद लाते हैं और खरीद करके यहाँ पर दिल्ली में ला करके इल्तुतमिश को उसको बेच देते हैं। तो इल्तुतमिश के पास आ जाता है वो, लेकिन उसकी मतलब स्किल के कारण, उसकी चतुराई के कारण वो आर्मी में अपना पद जल्दी ही अपलिफ्ट कर लेता है, मतलब अपने आप को जल्दी ही प्रमोट कर लेता है, काफ़ी अच्छा मतलब वो राजनीति चलाने लग जाता है। तो आर्मी में काफ़ी अच्छा पद पाने के बाद नसरुद्दीन मोहम्मद जब सुल्तान बनते हैं तो नसरुद्दीन के टाइम पे भी प्राइम मिनिस्टर वही बन जाता है, और रजिया सुल्तान के टाइम पे भी वो काफ़ी ज़्यादा आर्मी में मदद करता है। तो उस टाइम पे मतलब फिर ये बलबन इतना अट्रैक्टिव हो गया, फिर नसरुद्दीन की डेथ हो जाती है और उनका कोई बेटा नहीं है, तो अब संभालेगा कौन? बलबन ही खुद अपने आप को वहाँ संभालता है। तो बलबन जब राजा बनेगा तो उसके सामने काफ़ी डिफ़िकल्टीज आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं। तो आफ्टर ही सक्सेशन ऑफ थ्रोन के बाद क्या आती हैं? अफेयर्स ऑफ स्टेट हैज़ फॉलन इनटू कन्फ्यूजन, यानी स्टेट के अफेयर्स हैं वो कन्फ्यूजन में चले जाते हैं। 40 नोबल्स बिकम वेरी पावरफुल, जो पावरफुल थे उनको ये आगे दबाएगा क्योंकि ये इसका विरोध करते हैं। दे वर डिसलॉयल टू द थ्रोन, ये थ्रोन के प्रति डिसलॉयल बन जाते हैं। कौन? जो नोबल्स थे। ट्रेजिडी एम्प्टी, पूरी ट्रेजिडी को एम्प्टी कर दिया जाता है। नॉट वेल ऑर्गेनाइज आर्मी, आर्मी भी अच्छी नहीं है। ही सरप्रेस ऑल द ओपोजिशन एंड क्रिएट ओबीडियंस एटमोस्फियर। क्या समझते हैं यहाँ पर कि उन्होंने अपने ओपोजिशन में जितने भी लोग थे उन सबको दबाने की कोशिश की और अपने ओबीडियंस यानी अपना आज्ञाकारी माहौल बनाने की कोशिश करता है। बलबन एंडेड द पावर ऑफ 40 तुर्किश नोबल, 40 तुर्किश नोबल का जो पावर है वो एंड कर दिया जाता है। बिलीव इन जस्टिस एंड डिसिप्लिन, जस्टिस और डिसिप्लिन में ही ये विश्वास रखता है। तो आप देखेंगे ये इनकी डिफिकल्टीज थी क्योंकि उस टाइम पे ये सब चल रहा था। अब हम इनकी स्ट्रेंथ की भी बात करेंगे, तो स्ट्रेंथ की बात करते हैं आगे। स्ट्रेंथ की बात देखते हैं इनके अंदर क्या क्या स्ट्रेंथ थी। ग्लोरीफाइड द पोजीशन ऑफ सुल्तान, सुल्तान की पोजीशन को ये काफ़ी ग्लोरीफाइड करता है। फॉलो द पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन, ब्लड और आयरन की पॉलिसी ये फॉलो करता है, यानी सबसे ज़्यादा कट्टर भी बनता है ये आगे चलकर। और इन्होंने एक सिस्टम शुरू किया था। पहला सिस्टम तो था सजदा। सजदा का मतलब होता है ऑल नोबल्स वर आस्क्ड टू अटेंड द कोर्ट इन ड्रेस, कोर्ट ड्रेस में आएंगे सभी। नोबल्स एंड अदर हैड टू नील एंड टच, यानी वो टच करेंगे द ग्राउंड देयर फॉर हुड, यानी अपने माथे को मतलब ग्राउंड से लगाएंगे, मतलब जैसे आप किसी मतलब मंदिर में जा करके प्रणाम करते ऐसे अपने सुल्तान को करेंगे, वहाँ मतलब उस राजा को करेंगे, बलबन को। तो ये सब इन्होंने सिजदा सिस्टम में स्टार्ट किया था। ही हैड एन एक्सीलेंट स्पाई सिस्टम, तो स्पाई सिस्टम क्या था? स्पाई सिस्टम होता है ये, क्योंकि इनके खिलाफ काफ़ी आलोचनाएं चल रही थी तो उस समय इन्होंने एक जासूसी सिस्टम शुरू किया था जिसको स्पाई सिस्टम के नाम से जानते हैं। कि इनके जो जासूस थे वो राज्य में ये देखते फिरते थे कि इनके खिलाफ कुछ कोई बोल रहा है या कुछ कर रहा है, क्योंकि जो भी इनके अपोजिस मतलब इनके खिलाफ होता था उसको ये कड़ी से कड़ी सजा देते थे। तो ये इस मामले में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे, डिसिप्लिन थे, कोई इनके दरबार में हंस नहीं सकता था, मतलब कुछ भी ऐसा होता था ये कड़ी सजा देते थे। और कोई भी मतलब इनके खिलाफ बोलता था तो उनको सजा देते थे। जो छोटी जाति के लोग होते थे उनको भी काफ़ी सजा देते थे। कहते हैं कि एक बार तो इनके खिलाफ कुछ बोलने के जुर्म में एक व्यक्ति को इन्होंने मरवा के उसका सिर है वो गेट के ऊपर लगवा दिया था ताकि लोगों में खौफ फैले। तो ये खौफ के ऊपर क्या कर रहे थे? अपनी राजनीति चला रहे थे। और बलबन काफ़ी स्किलफुल तो था ही, इन्होंने काफ़ी मतलब काम भी किया फिर आगे। तो ये क्या करते हैं, जो 40 जो वो थे नोबल्स थे उनको भी मतलब उनकी पावर को कम कर देते हैं, मतलब उनको भी एंड कर देते हैं उनकी पावर्स का। कहते हैं ये कुछ नहीं होता, यानी मैं आया हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, यानी ये अपने आप को सब कुछ मानने लगे थे, यानी ईगो भी था इनके अंदर। तो आप देखेंगे क्या होता है आगे। तो हम बात करते हैं मार्च अगेंस्ट द गवर्नर ऑफ बंगाल डेथ 1286, यानी ये मार्च भी करते हैं किसके खिलाफ? गवर्नर ऑफ बंगाल के खिलाफ, क्योंकि उन्होंने इनके खिलाफ रिवोल्ट किया था। His successor was in efficient and weak slave dynasty end, यानी इसके सक्सेसर ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। इससे क्या होता है? स्लेव डायनेस्टी का एंड भी हो जाता है। तो स्लेव डायनेस्टी यहीं पर मतलब डिक्लाइन हो जाती है। तो अब इनके नोबल्स में एक आदमी था जिसका नाम था जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी क्या करते हैं? कैप्चर कर लेते हैं थ्रोन को, यानी अब
कैकाबाद होते हैं उनको मार करके, जो इनके मतलब कैकाबाद को मार देते हैं, जो भी इनके खिलाफ बोलता है तो उसको मार करके भाई इनको लगता है कि आगे तो यही संभालेगा, तो उस पावरफुल बंदे को भी मार करके ये खुद बना देते हैं। तो स्लेव डायनेस्टी कम टू एंड, स्लेव डायनेस्टी एंड हो जाता है 1290 में। तो स्लेव डायनेस्टी खत्म होते ही अब कौन आ रहा है? जलालुद्दीन खिलजी। तो जलालुद्दीन खिलजी आ रहे हैं तो अब राज किसका होगा? जलालुद्दीन खिलजी का ही राज होगा, क्योंकि अब तो कोई ज़्यादा अच्छा बचा ही नहीं है और बलबन थे वो जा चुके हैं। तो ऐसे हमारी ये स्लेव डायनेस्टी है वो ख़त्म होती है और खिलजी डायनेस्टी शुरू होती है। तो स्लेव का मतलब क्या होता है? स्लेव का मतलब है गुलाम, यानी ये सारे क्या थे? एक दूसरे के गुलाम थे या फिर गुलामों के ही बच्चे थे जिन्होंने स्लेव डायनेस्टी बनाई, यानी इसको इस गुलाम वंश के नाम से जानते हैं। मुमलुक डायनेस्टी ही इसी का नाम है, आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ। तो मुझे लगता है कि आपको काफ़ी कुछ समझ आया होगा हिस्ट्री से रिलेटेड। तो आगे हम चलते हैं, इनके रिलेशनशिप देख सकते हैं थोड़े से, आप थोड़ा रिवाइज भी हो जाएगा आपके माइंड में। तो स्लेव डायनेस्टी कब से शुरू होती है? 1206 से लेकर 1290 एडी तक। कुतुबुद्दीन ऐबक सबसे पहले आते हैं, जो किसके? गोरी के क्या थे? स्लेव थे। अब बात आती है आराम शाह आते हैं। आराम शाह ये ऐबक के बड़े बेटे हैं जो काफ़ी कुछ नहीं करते। फिर आते हैं शाहमुद्दीन इल्तुतमिश, जो सन इन लॉ है, ऐबक के सन इन लॉ है, जो ये राज करते हैं। फिर फरुखुद्दीन फिरोज आता है, ये सन है किसका? इल्तुतमिश का। फिर रजिया सुल्तान आती है, ये डॉटर है, बेटी है इल्तुतमिश की, तो इल्तुतमिश की बेटी आती है, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक, आराम शाह, इल्तुतमिश, फिरोज के बाद आती है रजिया सुल्तान। तो रजिया सुल्तान काफ़ी मतलब चर्चित है क्योंकि ये फर्स्ट मुस्लिम लेडी थी जिन्होंने मतलब राज किया था दिल्ली सल्तनत के ऊपर, और यही लास्ट भी हैं। फिर आते हैं मिराजुद्दीन बैरम। बैरम के बारे में आज हमने पढ़ा है। बैरम कौन है? इल्तुतमिश के बेटे हैं। फिर हमने पढ़ा अलाउद्दीन मसूद के बारे में, जो सन ऑफ रुकनुद्दीन फिरोज, रुकनुद्दीन फिरोज के बेटे, यानी रुकनुद्दीन फिरोज इल्तुतमिश का बेटा और फिरोज के बेटे कौन है? अलाउद्दीन मसूद। तो इसका मतलब हो गया इल्तुतमिश के ये ग्रैंड सन हो गए। फिर निसरुद्दीन मोहम्मद के बारे में हमने पढ़ा, ये भी इल्तुतमिश का ही बेटा है, यंगेस्ट सन यानी सबसे छोटा बेटा है। तो इसके बाद कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं होता, थोड़े से दिन मतलब शासन ऐसे ही चलता है। तो इनकी डेथ के बाद यानी बलबन 86 में डाइड हो जाते हैं, मतलब डाइड कब हुए? 86 में, और फिर 90 तक थोड़ा डगमग सा चलता है, हल्का फुल्का एक दो संभालते हैं और फिर उनको मार करके मतलब उनसे आगे आ जाता है खिलजी। तो खिलजी आगे आते हैं नोबल्स में से, तो खिलजी डायनेस्टी शुरू हो जाती है, वो हम पढ़ेंगे 1290 से स्टार्ट करेंगे और 1320 तक हम उसके अंदर जाएंगे। तो स्लेव डायनेस्टी का हमने ये एरिया भी देख लिया, आप देख सकते हैं ये एरिया हम पहले भी बता चुके हैं। तो इनका मतलब काफ़ी कुछ एरिया था, ये नॉर्थ में और यहाँ पर ईस्ट में और वेस्ट में यानी साउथ में इनका कुछ रोल नहीं था। तो इस एरिया पे पूरे पे इनका राज होता है। ये पाकिस्तान से लेकर यहाँ बांग्लादेश तक ये राज करते, तो कुछ चाइना वाला पार्ट भी चला जाता है, मतलब इतना अच्छा प्रोस्पोर्स भी जाता है, लेकिन फिर बाद में ये डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है। अब खिलजी की बात करेंगे, उन्होंने क्या कुछ किया है वो हम अगली वीडियो में आपके साथ काफ़ी अच्छा और अट्रैक्टिव मटेरियल और काफ़ी नई क्रिएटिविटी के साथ मिलेंगे। तो हम बात करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हमें सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और हमारे साथ जुड़े रहिएगा। लर्निंग फॉर लाइट मतलब आपको अच्छी नॉलेज, ताकि आपकी हिस्ट्री इजी हो और आपके जीवन में एक लाइट आए, मतलब आपको अच्छा फील हो, कॉन्फिडेंस फील हो। तो जब भी कहीं पर लाइट होती है तो देखा होगा आप कॉन्फिडेंस फील करते हो, और जहाँ पर अंधेरा होता है आपको डर लगता है। तो इसलिए अगर आपके अंदर ज्ञान होगा, हिस्ट्री की नॉलेज होगी, तो आपको हिस्ट्री से बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा। तो इसलिए लर्निंग फॉर लाइट के साथ जुड़े रहिए। यूट्यूब पे हमें सर्च कर दिएगा हैशटैग्स लर्निंग फॉर लाइट से, तो हम आपको जल्दी ही मतलब मिल जाएंगे वहाँ पर भी। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए, अपने आसपास जितने भी जानकार हैं उनको जोड़ने की कोशिश कीजिए, ताकि हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है इससे। तो कॉन्फिडेंस हमारा बढ़ेगा तो आपको और अच्छे से समझाएंगे, मतलब और कुछ नया करके लाएंगे। तो ये सब चलता है। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।